नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आज सावन महीने का दूसरा सोमवार रहा, जिसको लेकर देश के हर शिवालय में भक्तों का तांता देखने को मिला, क्योंकि ये शिव का सावन है और सावन महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के समेत पूरे देश के शिवालयों में आज भक्तों का तांता उमड़ा है। भक्ति और आस्था के बीच मंदिरों में भक्त महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। काशी से लेकर हरिद्वार तक बम बम भोले की गूंज है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ देखते ही बन रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आठ हैं। हरिद्वार, वाराणसी, चित्रकूट, बस्ती, गोंडा, रायबरेली, आगरा और मेरठ की, जो आपको पूरे सूबे की, या यूं कहूं कि पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सूबे की आपको तासीर समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि किस तरीके से आज दोनों ही प्रदेश शिवमय नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समाजवादी नेता स्वर्गीय चौधरी हरिओम सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। कानपुर के मेहरबान सिंह का पूर्वा स्थित एसएस कॉलेज के मैदान में ये सभा आयोजित हुई थी। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, एमएलसी अरुण पाठक और विधायक सुरेंद्र मैथानी कार्यक्रम में मौजूद थे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हरिमोहन सिंह यादव अपना जीवन देश को समर्पित करते नजर आए हैं, समाज को उचित दिशा देते नजर आए हैं। स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव जी, उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें आदरपूर्वक नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं सुखराम जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे इतने स्नेह के साथ आमंत्रित किया। मेरी हार्दिक इच्छा भी थी कि मैं इस कार्यक्रम के लिए कानपुर आकर आप सबके बीच उपस्थित रहूं, लेकिन आज हमारे देश के लिए, समाज के लिए जो कार्य किया, उनसे आने वाली पीढ़ियां, उनको निरंतर मार्गदर्शन मिल रहा है। साथियों, चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी ने अपना राजनीतिक जीवन ग्राम पंचायत से शुरू किया था। देश अब तक कोरोना के खतरे से पूरी तरीके से बाहर भी नहीं निकल पाया कि दूसरी ओर अब देश में मंकी पॉक्स का खतरा मंडराने लगा है। खतरे को देखते हुए ताज नगरी आगरा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। आगरा में रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक सैलानियों की निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। आगरा सीएमओ डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मंकी पॉक्स में संक्रमण के 21 दिन बाद लक्षण दिखाई देता है। ऐसे में ज्यादा तादाद में लोगों के संक्रमित होने का खतरा होता है। सीएमओ ने कहा कि आगरा में देश से नहीं, विदेशों से भी ताजमहल के दीदार के लिए लोग पहुंचते हैं, इसलिए आगरा में निगरानी करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान भी विदेश यात्रा से आगरा लौटे व्यापारियों के चलते ही महामारी फैली थी। अब एक बार फिर से मंकी पॉक्स के कारण स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। देखिए, जैसा कि कोविड में पूर्व में भी आपने देखा कि ज़्यादातर शुरुआत अपने प्रदेश में आगरा से ही आरंभ हुआ और ये ज़्यादातर पर्यटक के माध्यम से हमारे प्रदेश में आया है। और जैसा पूर्व में भी हुआ कि केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली के ही पर्यटक यहाँ पे आए और कोविड आगे उसका प्रसार हुआ। इसी तरह जब आप देख रहे हैं कि पूर्व में केरल से आरंभ हुआ और अब नई दिल्ली में आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग बिल्कुल संकट के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। कोविड-19 के बाद एक बार फिर दुनिया दहशत में दिखाई दे रही है और इसका एक कारण है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिसको साइंटिस्ट, वैज्ञानिक अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं इसका कारण क्या है। वहीं भारत में भी मंकी पॉक्स ने केरल में जहां दस्तक दी, अब दिल्ली के दरवाजे तक ये मंकी पॉक्स पहुंच चुका है, जिसके कारण ताज नगरी आगरा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि आगरा एक वैश्वोदय स्मारक
होने के कारण यहाँ पर विदेशी सैलानी आते हैं और इसीलिए यहाँ पर विशेष सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि ताजमहल के कारण यहाँ पर देशी विदेशी तमाम सैलानी आते हैं। लोगों को पता नहीं पड़ पाती है कि कोई भी वायरस आता है, कहाँ से आता है, किधर जाता है। इसलिए रेलवे स्टेशन, ISBT और तमाम जो भी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है उन पर एक टीम लगाई गई है जो कि इनकी निगरानी रखेगी। इसके साथ में आगरा शहर से लेकर देहात तक टीमों को सतर्क कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से कोविड-19 की तरह ये महामारी बढ़ रही है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसको काबू कर पाएगी। दीपावली, जनता टीवी, आगरा। 2024 की तैयारियों को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है। इस बार बीजेपी की नजर सपा की यादव वोट बैंक पर। यही वजह है कि कभी मुलायम सिंह यादव के सबसे विश्वस्त सलाहकार और सीपे सालार रहे स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ पूरा बीजेपी खेमा शामिल हुआ। क्या है इसके पीछे का पूरा माजरा, क्या है कहानी, क्या कहते हैं समीकरण, इस खास रिपोर्ट से समझिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी और सपा के बीच शह मात का खेल जारी है। यही वजह है कि सपा संस्थापक और मुलायम सिंह यादव के सबसे विश्वस्त सलाहकार और सिपह सालार रहे चौधरी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तौर पर जुड़े। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के जुड़ने से सियासत के गलियारों में एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि आखिर मुलायम के करीबी खाटी समाजवादी नेता हरमोहन सिंह परिवार को लेकर बीजेपी इतनी मेहरबान क्यों है। हम बताते हैं आपको, देखते रहिए। दरअसल कानपुर के मेहरबान सिंह पुरवा में स्थित स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह यादव का आवास मुलायम सिंह यादव का दूसरा घर माना जाता है। चौधरी हरमोहन सिंह ने ग्राम सभा से लेकर राज्यसभा तक का सफर तय किया। चौधरी हरमोहन सिंह उन लोगों में थे जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के लिए न सिर्फ सियासी मोर्चाबंदी करते रहे, बल्कि समाजवादी पार्टी की स्थापना और पार्टी को सियासी मजबूती भी देते रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की समाजवादी नेता स्वर्गीय हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम को संबोधित कर बड़ा सियासी संदेश देने की रणनीति मानी जा रही है, क्योंकि किसी दौर में चौधरी हरमोहन सिंह यादव की कोठी में सपा की चुनावी रणनीति से लेकर मंत्रिमंडल के गठन तक का मंथन किया जाता रहा है। लेकिन अब इस कोठी से सपा के बजाय बीजेपी का भगवा झंडा फहराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मुलायम के करीबी और अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुखराम यादव की सपा से दूरियां साफ दिख रही हैं, तो बीजेपी के साथ लगातार नजदीकियां बढ़ रही हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी की नजर सपा की कोर यादव वोट बैंक पर है। बीजेपी दिनेश लाल यादव निरहुआ के जरिए सपा के मजबूत आजमगढ़ में फतह करने के बाद 2024 में यादव बेल्ट में भी कलम लिखने की रणनीति बनाई है। ऐसे में मुलायम के करीबी रहे चौधरी हरमोहन यादव की पुण्यतिथि के जरिए बीजेपी मिशन 2024 को पूरा करने के लिए सपा के यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने का चक्रव्यूह रच रही है, क्योंकि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का टारगेट रखे हुए है। समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में आने से सुखराम यादव परिवार का सपा से मुंह भंग हो गया है। इसी के बाद से बीजेपी उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए तमाम तरह की कवायद कर रही है, लेकिन सुखराम यादव ने अपने सियासी पत्ते नहीं खोले और न ही कोई आधिकारिक ऐलान किया है। कानपुर नगर और देहात जिले के इलाके में चौधरी सुखराम सिंह की यादव समाज और ओबीसी वोट बैंक में अच्छी पकड़ मानी जाती है। अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इसके चलते यादव समाज के बीच बेहतर पकड़ रखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नजर ओबीसी के साथ साथ यादव वोट बैंक पर पूरी तरीके से अपनी पकड़ को मजबूत करने की है। ऐसे में बीजेपी सुखराम को अपने साथ मिलाकर अखिलेश के हार्डकोर वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाल ही में पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस हाईवे की काफी तारीफ भी हुई। वहीं आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अचानक ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देखने पहुंच गए। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव इटावा में बारिश की वजह से धंसी हुई सड़क देखने पहुंचे थे। इटावा जिले के 0 पॉइंट पर अखिलेश यादव ने अवलोकन किया। साथ ही अखिलेश यादव ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भी अवलोकन किया। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। दरअसल कन्नौज के बाद अपने पैतृक गांव सैफई आते वक्त एकाएक अखिलेश यादव बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का अवलोकन करने पहुंच गए थे। उसी दौरान की तस्वीरें हैं। वो इसलिए बने थे कि किसानों की पैदावार की कीमत मिले। कीमत नहीं मिलेगी, ना नौकरी ना रोजगार मिलेगा, क्योंकि जिस अपराधों पर अंकुश और आबादी के विस्तार के साथ ही लखनऊ में थानों की तादाद बढ़ रही है। बीते 6 महीने में करीबन 5 चौकियों को थाने में तब्दील कर दिया गया, लेकिन हाल ही में बने इन 5 थानों दुबग्गा, मदेयगंज, सैरपुर, बीबीडी और बिजनौर में मूलभूत सुविधाएं नदारद हैं। कई थानों पर तो हवालात और मालखान भी मौजूद नहीं हैं। जब सरकार की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो चंदा इकट्ठा करके इन थानों में सुविधाओं की कमी को पूरा किया जा रहा है। थानों पर रखरखाव और मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए आसपास के लोगों से चंदा मांगा जा रहा है। अपराध नियंत्रण पर बनी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि लखनऊ में भी अपराध को रोका जाए। इसी के चलते लखनऊ में 6 महीने के अंदर 6 नए थानों का निर्माण हुआ। ये 6 नए थाने, जिसमें मदेगंज चौकी को थाना बनाया गया, इसी तरह एक सैरपुर थाना और दुबग्गा और इसके अलावा बिजनौर थाने का निर्माण हुआ। कोशिश थी कि अपराध को नियंत्रण किया जाएगा, लेकिन इन थानों की खास बात है कि आज तक यानी कि 6 महीने से पहले जो भी थानों का शासन आदेश आया, उसके बावजूद थानों के निर्माण के लिए किसी भी तरह का कोई फंड जारी नहीं किया गया। यही वजह है कि जन सहयोग से थाने चल रहे हैं। हम मदेगंज थाने के बाहर खड़े हैं और ये तस्वीरों में आप देखेंगे कि सिर्फ चौकी को थाना बनाने के नाम पर सिर्फ एक दीवार खड़ी की गई और इसी के बाद इसको थाने का नाम दिया गया। लेकिन यहाँ पर अभी तक थाने की जो सुविधाएं होती हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको अभी शासन की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है, न बजट यहाँ से पास हुआ है। और कमिश्नर लखनऊ का भी कहना है कि फिलहाल अभी पत्राचार किया जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जो थाने के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको बहाल किया जाए, उनको रखा जाए। मदेगंज थाने की तस्वीर देखिए आप। यहाँ पर जो कमिश्नरेट का जो बोर्ड लगाया गया, जो साइन बोर्ड लगाया गया, उसके लिए भी जन सहयोग लिया गया। विशुन ट्रेडर्स हैं, आजमी मार्बल्स हैं और इसके अलावा एक पत्रकारों की एसोसिएशन है, अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन। ये लोगों ने मिलकर यहाँ पर बोर्ड लगाया है। यहाँ पर जो बाउंड्री बनी है या यूँ कहें जो हवालात तक बनानी थी, उसके लिए भी बजट का प्रावधान नहीं था और कोशिश की गई कि लोगों के जो जन सहयोग से ही इस तरह की यहाँ पर जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको तैयार किया जाए। इसमें खास बात और भी है, जिसमें ये अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के नाम से जो बोर्ड लगा हुआ है, रेहान अहमद सिद्दीकी, इनके खिलाफ 4 से ज़्यादा मुकदमे हसनगंज थाने में दर्ज थे और उसके बावजूद उन्हीं के सौजन्य से ये बोर्ड लगाया गया। तो कहीं ना कहीं ये पोल खोल रहा है कि कैसे भी करके चाहे किसी अपराधी का सहयोग लेना पड़े या जन सहयोग लेना पड़े, लेकिन थाने को अगर चलाना है और थानों को बनाना है तो सहयोग ज़रूरी है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तराखंड की करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। सरकार के मंत्री बेलगाम होते जा रहे हैं, जिसके सबूत भी मिलने लगे हैं। सुनिए। त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में यतीश्वरानंद जी जो उस समय विधायक थे, मंत्री थे, और सुरेश राठौर जो उस समय विधायक होते थे, इन दोनों ने इस विषय को उठाया था त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में, जिसको सरकार ने माना भी था। उसके बाद आपने देखा होगा जब गणेश गोदियाल जी हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने इस विषय को लेके सचिवालय के गेट पर एक धरना किया था, जिसमें बहुत बड़े घोटाले की बात आई थी और विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार किया था कि हमारे विभाग में बैकडोर से एंट्री कराए के नियुक्तियां दी गई हैं। और आज जब वीडियो और वीपीडीओ वाले मामले में जब कांग्रेस ने अभी कुछ दिन पहले जो धरना प्रदर्शन किया था, आज 6 लोगों की गिरफ्तारी उसमें हुई है, जिसमें 15-15 लाख रुपए लेने की बात को स्वीकार किया गया है। सरकार को तत्काल प्रभाव से अपने मंत्रियों को इस्तीफा दिलाना चाहिए नैतिकता के आधार पर।
हल्द्वानी जन संस्थान का एक कारनामा सामने आया। बिना पेयजल कनेक्शन के एक परिवार को हर महीने पानी के पैसे भेजे जा रहे हैं। उपभोक्ता को 2 साल से पानी का कनेक्शन मिला नहीं, लेकिन 2 साल से हर महीने भारी भरकम बिल जल संस्थान की ओर से थमाया जा रहा है। ऐसे में उपभोक्ता पानी के बिल को माफ कराने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर जल योजना की एक स्कीम आई हुई थी, तो मेरा कनेक्शन भी उसके थ्रू हुआ है। मेरे पास कनेक्शन भी हुआ है, रसीद भी कटी हुई है और हर महीने मेरे पास बिल आ रहा है। और अभी भी मेरे पास बिल आया हुआ है जो 5,273 रुपये का बिल है। मेरे पास पानी की एक बूंद नहीं है, घर में कनेक्शन नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी मेरे पास बिल पे बिल आ रहा है, जो मैं आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण बिल भी नहीं भर सकती। पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? मेरे पास टैंकरों से पानी डलवा रही हूँ, जो 400 से 600 रुपये के हर महीने मेरे पास टैंकरों से पानी डलवाना पड़ रहा है। वहीं उत्तरकाशी जिले में अमर शहीद श्री देव सुमन जी के बलिदान दिवस को याद किया गया। स्कूलों और कई शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली। उत्तरकाशी के हनुमान चौक स्थित श्री देव सुमन जी की मूर्ति पर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने माल्यार्पण किया है। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल, वरिष्ठ समाज सेवी नागेंद्र थपलियाल भी मौजूद रहे। इसके बाद जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी समेत कई कर्मियों ने दीप प्रज्वलित करते हुए देव सुमन को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं उत्तराखंड एसटीएफ ने यूके एसएसएससी भर्ती घोटाले में 6 लोगों की गिरफ्तारी करी है। तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने खुलासे पर सरकार का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि असली दोषियों को भी जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। आयोग भर्ती घोटाले का जो मैंने मामला सदन में उठाया था, आज उस पर कार्रवाई हुई है, 6 लोग दोषी हुए हैं। मैं सरकार की इस पहल को ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी पहल है, और लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि भर्ती घोटाले का खुलासा पूरा होना चाहिए। उसमें जो अधिकारी, कर्मचारी और जो एजेंसी है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिससे कि ये संदेश जा सके कि उत्तराखंड में जो भी भर्तियों में घोटाले करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मसूरी में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी के सबसे पुराने बाजार लैंडोर के बूचड़ खाना क्षेत्र में भारी बारिश से लोगों के वाहन भी बह गए। साथ ही पानी के तेज बहाव में 2 छोटे बच्चे भी फंस गए हैं, जिन्हें समय रहते उनकी मां ने बचा लिया। पानी के बहाव का आलम ये था कि जैसे कोई नदी बह रही हो। वहीं प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भट्टा वाटरफॉल में भी विकराल रूप देखने को मिला है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों को वाटरफॉल से दूरी बनाने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ यात्रा चल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से शिव भक्त कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इस बीच ड्रोन से हरिद्वार की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो बेहद अद्भुत है। आपको बता दें कि इस वीडियो में हरिद्वार के गंगा नहर और गंगा नदी के पुल कांवड़ियों से लबालब भरे नजर आए। भगवा रंग में रंगी धर्मनगरी हरिद्वार का ये वीडियो आप भी देखिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।